नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने उसी दौर की एक और घटना लेकर आया हूँ। उसी दौर से मेरा आशय आप समझ गए होंगे, जब पुलिस की जातियाँ चरम पे थीं, पुलिस की गलतियाँ चरम पर थीं, पुलिस के पास कोई आधुनिक गैजेट नहीं थे, पुलिस के पास जो हथियार था वो गवाहों के बयान भर थे, कोई फॉरेंसिक एविडेंस, किसी की लोकेशन, एंड्रॉयड फ़ोन आए नहीं थे, ना तो और दूसरे कोई फॉरेंसिक एविडेंस के बहुत कम साधन थे जिस पे गाहे बगाहे कन्विक्शन हो जाया करता था। आज की घटना भी उसी समय की है। ये बात है 2 अगस्त सन 2000 की। जनपद है लखनऊ, थाना है गोसाईगंज। 2 अगस्त को थाने पर 2 लोगों ने आकर सूचना दी, दिन के करीब 11 बजे, कि साहब हमारा गांव, हमारे थाना क्षेत्र में एक गांव है काटरा बक्कास, उसमें एक गर्भवती महिला की 3 दिन पहले से मृत्यु हो गई है। पर घर वाले उसको मृत मानने को तैयार नहीं हैं। वो किसी कीमत पे ये नहीं मान रहे हैं कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। बॉडी में अब दुर्गंध आना शुरू हो गई है। ये सूचना सुनकर पहले विश्वास नहीं किया इंस्पेक्टर ने। उसी बीट के 2 सिपाहियों को मौके पर भेजा कि जाकर देखिए कि वास्तविक बात क्या है। सिपाही थोड़ी देर में लौट कर आए और उन्होंने कहा कि साहब बहुत भीड़ लगी हुई है, लेकिन मामला कुछ गड़बड़ है और ऐसा लगता है कि उस लड़की की या उस महिला की मृत्यु हो गई है। इंस्पेक्टर को भी लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो अपनी पूरी फोर्स के साथ गांव काटरा बक्कास पहुंच गए। वहां पर देखा काफ़ी भीड़ भाड़ थी, गांव की औरतें बहुत थीं और जैसे उन्होंने भीतर जाने की कोशिश की, गांव वालों ने विरोध किया। गांव वालों ने कहा कि आप जूता पहनकर और चमड़े की बेल्ट लगाकर भीतर नहीं जाएंगे, भीतर ओझा जी पूजा कर रहे हैं। खैर, पब्लिक के उस दबाव में, चूंकि उन्हें जानना था कि बात क्या है, इंस्पेक्टर साहब अपनी फोर्स के साथ जूता और बेल्ट उतार कर भीतर गए। देखा वहां पर एक लड़की की लाश जमीन पर पड़ी हुई है। उसके बगल में ऊंची ऊंची आवाज में कोई ओझा जी कुछ मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और रह रह के उस पर पानी, अक्षत, जल या इस तरह की कुछ चीजें फेंक रहे हैं। खैर, समझते देर नहीं लगी कि मामला कुछ न कुछ गड़बड़ है। उन्होंने सबसे पहले जो महिला वहां लेटी हुई थी, जो मृत थी, क्योंकि बॉडी में से स्मेल आ रही थी, इंस्पेक्टर का कहना है कि हालांकि वहां धूप, दीप, अगरबत्ती, दुनिया भर के सुगंधित सामान जल रहे थे, लेकिन फिर भी उसमें से दुर्गंध आना शुरू हो गई थी। उन्होंने उस महिला के पति विजय कुमार कश्यप को अलग बुलाया। विजय कुमार से पूछा कि आखिर बात क्या है। उसने बताया कि साहब 30 जुलाई को मैं, मेरे माँ और बाप खेतों पे काम कर रहे थे। जुलाई का वक्त है, खेत किसानी का काम बहुत होता है, कटाई का भी। हम लोग खेतों पे काम कर रहे थे और उस दिन के लिए जो मेरी पत्नी है, जिसका नाम ममता देवी है, उम्र करीबन 25 साल है, 5 माह की गर्भवती है, उसको ये कहा गया कि खाना बनाकर सब लोगों का वहाँ पर ले आओ। आकर यहाँ खाना खाने में फिर जाने में आज ये काम पूरा नहीं हो पाएगा। वो शहर से तैयार हो गई। दोपहर में 1:30 बजे के 2 बजे के आसपास वो सबका खाना एक कपड़े में बांध कर वहाँ ले गई। ड्राई खाना ही बनाकर दोपहर के लिए ले जाया जाता है। रोटी के साथ कुछ चटनी हो, रोटी के साथ थोड़ा बहुत कोई चीज़ हो, इवन कभी कभी नमक, घी रोटी मिला के उसमें नमक लगा के 4 से 10 रोटियां दी जाती हैं। जब वो वहाँ से वापस आ रही थी तो पगडंडी के बगल में ही उसने एक जगह पर मिट्टी के छोटे बर्तन में पानी भरा हुआ, 1 नींबू कटे हुए, मिर्च, सिंदूर और इस तरह की चीज़ें देखी। देखते ही वो चिल्लाने लगी, शोर मचाने लगी, उल्टी सीधी बातें करने लगी। आसपास काम कर रहे लोग इकट्ठा हो गए। उसका पति विजय कश्यप और उसके सास ससुर भी आ गए। 15-20 लोगों ने जब उसकी ये हरकत देखी तो उसमें से वही 4 लोग, समाज के वो 4 लोग जो हर जगह अपनी राय बिना बात के, बिना पैसे के, बिना मशवरे के देने में कतई देर नहीं लगाते। उन्होंने राय दी, उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि ये जो सामान यहाँ पड़ा हुआ है, किसी ने अपना भूत उतार कर टुटका किया है।
या तो ममता के पैर से ये सामान छू गया या फिर ममता ने इसको बहुत देर तक देख लिया, इसीलिए भूत वहां से निकलकर इसके शरीर में आ गया। इसे फौरन ओझा के पास ले जाइए, वरना कोई न कोई दुर्घटना हो जाएगी। मरता क्या न करता, विजय कश्यप उसको लेके ओझा के पास आ गया। ओझा ने भी उसको अपने वो जो हवन टाइप का जहाँ करते हैं उसके बगल में बिठाया, कुछ थोड़ा बहुत ड्रामा किया, नाटक किया, जोर जोर से चिल्लाया, सिर हिलाया, बाल फैलाया। इस तरह से करने के बाद उसने अपनी डायग्नोसिस दी। उसने कहा कि इसको गर्भ पिचाशिनी, एक प्रेत होता है, पिचाश होती है, उसने वो इसके ऊपर सवार हो गई है। गर्भ पिशाचिनी का उसने आशय बताया कि गर्भ पिशाचिनी हमेशा गर्भस्थ शिशु का भोजन करती है और जो इसके पेट में बच्चा है उसको वो ये खा जाएगी, वो मर जाएगा। इतना सुनते ही विजय कुमार कश्यप और उनके माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी 1.5 साल पहले की शादी, 5 महीने का गर्भ, नई लड़की, घर की बहू, सबसे बड़े बेटे की बहू। वही हुआ जो होना था। फौरन उन्होंने ओझा के पैर पकड़ लिए कि महाराज इससे किसी तरह पिंड छुड़ाइए, इतने दिन बाद घर में छोटा बच्चा आएगा और अगर ये उसको खा जाएगी तो हमारा बहुत नुकसान होगा। उसने बताया कि देखो, हमारे जो गण लोग हैं, हमारे इष्ट लोग हैं, हमारे भूत प्रेत हैं, उनका शाम का शमशान जाने का समय हो गया था। वो सब शमशान वापस चले गए हैं, बिना उनके ये पिशाचिनी बाहर नहीं निकल सकती। अब तुम सुबह 6-7 बजे ही आना बिल्कुल, मैं शर्तिया इसको निकाल बाहर करूंगा और बच्ची ठीक हो जाएगी। तब तक के लिए कि वो पिशाचिनी भीतर इसका नुकसान न करे, ये भभूत मैं दे देता हूं, इसके पेट और कमर के हिस्से में लगा देना ताकि इस बच्चे को कोई नुकसान न हो। सवेरे मैं इसका इलाज करूंगा। जाते जाते एक फुटनोट भी उन्होंने लगाया कि कल जब आइएगा तो एक बकरा, एक मुर्गा, 2 बोतल अंग्रेजी शराब और दुनिया भर की चीजें ये ले आइएगा। गांव वालों ने कोई बट नहीं किया कि इस चीज की क्या जरूरत है, क्योंकि लोग जानते हैं कि वहां ओझा सोखा जो ये काम करते हैं वो तर्क देते हैं कि प्रेत के या भूत के मनपसंद खाना मैं बाहर बनाऊंगा, उनको इसी बहाने बाहर बुलाऊंगा। जैसे ही वो खाना खाने को आएंगे उनको पकड़ के या तो किसी चीज में बंद कर दूंगा या शमशान में दफना दूंगा। यही कहा भी कि जब सुबह हमारे गण लोग, हमारे प्रेत लोग आएंगे तो ऐसे ही उनको मैं पकड़कर और भेज दूंगा, वो शमशान में उसको दफना कर आ जाएंगे, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। वहां से लोग अपने घर गए, भभूत ले गए, सास ने उसके पेट और कमर के हिस्से में उसको लगाया। ससुर और विजय बाजार चले गए, जो जो सामान ओझा जी ने मंगाया था वो सामान सब खरीद कर ले आए और अगले दिन सवेरे 5-5:30 बजे ही उनके दरवाजे उपस्थित हो गए। पता नहीं ओझा जी उस समय सोकर उठे थे या नहीं उठे थे, बहरहाल वो 8 बजे बाहर आ गए। उसी हवन की बेदी के पास इनको बिठा के उसके बाद फिर वो शुरू कर दिया उन्होंने अपना ड्रामा। थोड़ी देर बाद उनके पास एक कपड़े का बना हुआ कोड़ा था। कोड़ा आप जानते हैं बहुत सख्त होता है। ज़्यादातर कोड़ा जो बाकी जानवरों को हाँकने के लिए या घोड़े को चाबुक में, वो सुतली का या सनई का या सन का कड़ा बनाया जाता है। ओझा जी के पास कपड़े का था। कपड़े को अच्छी तरह से बट के कई उसके लेयर बना के उससे उन्होंने बनाया था, सख्त था। ओझा जी ने महिला के पीठ पर जोर जोर से कोड़े के वार शुरू कर दिए और वो कहते रहे कि निकल बाहर, छोड़ इसको, तू मुझको नहीं जानती, मैं तेरा क्या कर सकता हूँ। इस तरह के जो ड्रामे की बात जो वहाँ ऑडियंस बैठी होती है उसको इम्प्रेस करने के लिए ये सब बातें करते रहे। दिन के 1 बज गए। कोड़े की मार खाते खाते थोड़ी देर में ममता बेहोश हो गई। जैसे ही ये बेहोश हुई वैसे ही ओझा जी ने प्रोनाउंसमेंट अपना सुनाया कि गर्भ पिशाचिनी का सारा जो शक्ति है उसकी वो मैंने खींच ली, प्रेत हमारे उसको ले गए, आज ही उसको शमशान में शाम को गाड़ देंगे। अब ये बिल्कुल ठीक है,
चूंकि बहुत उछली है, कूदी है, मार खाई है, शरीर थोड़ा कमज़ोर हो गया है, इसलिए बेहोश हो गई है। आप इसको घर ले जाएं। घर में थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगी और अपना सामान्य कामकाज शुरू कर देगी। ओझा जी की बात को 101% सही मानते हुए और विश्वास करते हुए घर वाले उसे अपने घर ले गए। उसका पति, सास ससुर उसे अपने घर ले गए। बेहोश थी। घर पहुंचकर उसे थोड़ा बहुत होश आया तो पेट में दर्द के मारे कराह रही थी, चिल्ला रही थी, बहुत दर्द हो रहा है। टोला पड़ोसियों में किसी ने सुझाया भी कि इसको डॉक्टर को दिखा दीजिए क्योंकि गर्भवती है। घर वालों ने कहा कोई सवाल ही नहीं है, ऊपरी हवा या भूत प्रेत का इलाज डॉक्टर नहीं कर सकते, इसको कोई समस्या नहीं है, ये सिर्फ भूत प्रेत का है और कतई हम इसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाएंगे। कराते कराते शाम होते होते ममता ने दम तोड़ दिया, लेकिन घर वाले ये मानने को तैयार नहीं थे। उनको लग रहा था कि अभी पिशाच बाहर आ गई है और अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर भी घबराए विजय ने जाकर ओझा जी को बताया कि बिल्कुल ठंडी पड़ गई है, नाड़ी का स्पंदन खत्म हो गया है, सांस चलने के कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं, क्या हो गया महाराज। ओझा जी ने बताया परेशान मत हो, ये गर्भ पिशाचिनी का ड्रामा है कि आप लोग इसे ले जाकर जला दें और उसका काम हो जाए। आप परेशान मत होइए, मैं सवेरे अपने पूरे गणों को लेकर आऊँगा, फिर एक बार उसको अगर उसमें कुछ रह गया है तो उसे निकाल बाहर करूँगा, या हो सकता है रात भर में ये अपने आप उठकर खड़ी हो जाए। विजय वापस चले गए। आसपास वही धूप दीप पूजा पाठ जो ओझा जी ने बताया था वो चलता रहा। सवेरे लोगों ने एहसास किया कि उसकी बॉडी में रिगर मॉर्टिस आ गई है, अकड़न जिसे कहते हैं। अगस्त का महीना ह्यूमिड होता है, टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। जाड़े के महीने में रिगर मॉर्टिस 3-4 घंटे डिले होकर आता है। गर्मी में ये बिल्कुल 24 घंटे के आसपास रिगर मॉर्टिस आ जाता है। थोड़ा थोड़ा रिगर मॉर्टिस देख के थोड़ा वो परेशान तो हुआ, लेकिन ओझा जी का वेट करते रहे। ओझा जी आ गए फिर 9-10 बजे। आके उन्होंने फिर वो अपना टिटिम्मा फैलाया, अपना सारा ड्रामा किया और ड्रामा करने के बाद ये बताया कि गर्भ पिशाचिनी तो निकल गई है, वो नहीं है, वो दफन हो गई है यहाँ शमशान में। इसकी कोई छोटी मोटी सखी सहेली है, अभी भी मैं इसको बाहर करके और लड़की को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। फिर उसने अपना ड्रामा किया और थोड़ी देर बाद वो चला गया कि अब उसको भी निकाल दिया है, तो परेशान बिल्कुल मत होना, ये कतई नहीं मरी है और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो पूरी रात भी वो डेड बॉडी रख के उसकी पूजा पाठ करते रहे। अगले दिन जब बॉडी में से स्मेल आने लगी और बॉडी फूलने लगी तो गांव के लोगों को, महिलाओं ने ये बताया कि ये मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। तब गांव के 2 लोगों ने जाके थाने को सूचना दी और थाने से सारे लोग आए। कोई एफआईआर लिखाने को तैयार नहीं था। इंस्पेक्टर ने कहा कि आप एफआईआर लिखाइए। सारे गांव वाले भड़क गए कि साहब ओझा के खिलाफ कैसे एफआईआर, वही सारी मदद कर रहा है, लड़की मरी नहीं है, उसके खिलाफ एफआईआर करेंगे तो मर ही जाएगी ये, अभी वो थोड़ी देर में जिंदा कर देंगे। बड़ा प्रतिरोध हुआ और एफआईआर की बात सुनते ही गांव के और लोग भी इकट्ठा हो गए। खैर, पुलिस ने गांव के चौकीदार को थाने पर बाहर से बुलवाकर उसे समझाकर एक एफआईआर ओझा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। समस्या थी कि लड़की की बॉडी को कैसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। खैर, पोस्टमार्टम के लिए लड़की को वहां 3-4 थानों की फोर्स बुलाकर, भीड़ को हटाकर वहां पर पोस्टमार्टम हाउस ले गए। वहां उसका पंचायतनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए रिसीव करा दिया कि अब इसका पोस्टमार्टम हो जाएगा। बगल के गांव में जहां का वो ओझा रहने वाला था, सारी फोर्स वहां लेकर थानाध्यक्ष गोसाईगंज गए। उसको भी इसी तरह काफी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, लेकिन उसको गिरफ्तार करके थाने पर ले आए। वैसे तो जब भी इस तरह के अपराधी थाने पर लाए जाते हैं जिन्होंने निश्चित रूप से कोई मर्डर किया है, लूट किया है, चोरी की है, सामान बरामद हुआ है,
तो वहां मौजूद पुलिस वाले हाथ जरूर साफ कर लेते हैं कि इसने ये किया, इसने वो किया। लेकिन जब ओझा लाया गया, सबको पता था कि इसने कोड़ों से मार मार के उस लड़की को मार डाला, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उसको छू भी सके, थप्पड़ भी मार सके। लोगों ने कहा भी कि अभी कोई लुटेरा मिल गया होता तो हाथ पैर टूट गए होते, कोई मर्डरर मिल गया होता हाथ पैर टूट गए होते। इसकी इतनी सेवा क्यों की जा रही है? सिपाहियों ने दबी जुबान में बताया कि अरे साहब, कौन चक्कर में पड़ेगा, भूत प्रेत वाला आदमी है, भूत प्रेत छोड़ देगा, हम परेशान हो जाएंगे। बहरहाल उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। आज की घटना, आज एक मासूम लड़की जिसके साथ उसका 5 वर्ष का गर्भस्थ शिशु भी था, अंधविश्वास और भूत प्रेत के चक्कर में उसकी जान चली गई। मैंने अपनी कई अपराध की घटनाओं, जिसको एपिसोड या पार्ट भी कह सकते हैं आप, में संबंधित क्राइम का जिक्र करते करते इन्हीं ओझा, सोखा, तांत्रिक, जिन्नात का जिक्र किया था। और बार बार मैं इसका जिक्र करता हूं, ये कुछ नहीं है, ये भ्रम है। आज के शिक्षित समाज और बेहतर चिकित्सा सुविधा के बावजूद ये लोगों को क्या हो गया, ये मेरी समझ में नहीं आता, न आया। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, गोसाईगंज शहर का सबसे नज़दीक का थाना है। मैं उस समय एसपी सिटी था, बीबी बख्शी साहब हमारे एसएसपी थे। पत्रकारों के माध्यम से ये शाम को जब प्रेस ब्रीफिंग होती है तो ये बात पता लग जाती है शहर में क्या क्या हुआ है। लोग जिक्र करते हैं कि भाई गजब हो गया, घर वाले मानने को तैयार नहीं है कि मर गई। अब बॉडी जाके पोस्टमार्टम के लिए आई है। सभी लोग हतप्रभ थे कि क्या हो गया है समाज को हमारे। इस शहर में केजीएमसी जैसा मेडिकल कॉलेज है, विश्व स्तरीय, प्रदेश का सबसे पुराना, देश का नामी गिरामी। बलरामपुर हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, और ऐसे जाने कितने प्राइवेट 50 हॉस्पिटल हैं जिनमें चिकित्सा सुविधा कहीं से भी सबसे अच्छी है। और शायद प्रदेश की सबसे अच्छी चिकित्सा व्यवस्था लखनऊ में उपलब्ध है। भारत में भी वैसे हम कहीं तरक्की किए हों न किए हों, ये डिबेट का विषय है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत भारी सुधार हुआ है। आसपास के देशों से, इवन हमारे दुश्मन मुल्क से भी लोग इलाज कराने के लिए दिल्ली के अस्पतालों में आते हैं, गुड़गांव के अस्पतालों में आते हैं। इतनी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, लेकिन फिर भी लोग इस तरह की घटनाएं करते हैं। हम भी शर्मिंदा होते हैं और समाज भी शर्मिंदा होता है। पहले तो ये इंटरनेट नहीं थे, उस समय भी इंटरनेट नहीं थे सन 2000 में, जबकि ये घटना है। ओझा, अंधविश्वास, भूत प्रेत, इस तरह की खबरें केवल अखबार में आया करती थी। टेलीविजन इसको कवर करने लायक भी नहीं मानता था। दूरदर्शन था, 2, 3, 4 प्राइवेट चैनल थे, लेकिन कोई भी इस तरह की घटनाओं को कवर नहीं करता था, नहीं दिखाता था। लेकिन आज इंटरनेट भरा हुआ है। आप यूट्यूब पे चले जाइए, पता नहीं कितने भूत प्रेत की किस्से कहानियों वाले चैनल हैं। छोटे बच्चे सुन लें, डर जाएं, रात में सो नहीं पाएं, उनका मन, उनका दिमाग भ्रमित हो जाए। और इसका इलाज कहाँ होगा? तमाम दरबार और सरकार खुले हुए हैं। इनका जहाँ इलाज होता है, जो तांत्रिक इनका इलाज करते हैं, उसको दरबार या सरकार कहते हैं। भरा पड़ा है यूट्यूब। आप भी आज यूट्यूब पर देखिए कि किस तरह से ये बरगलाते हैं। और अंधेर तो पिछले 1 साल में हो गई जब ये भूत प्रेत लाइव दिखाने लगे। साहब, अब लाइव आता है। ये आया, उसने सिर झटका, बाल झटका, सिर पीटा, गिर गया, लिपट गया, सब किया। उसके बाद बाबा जी ने अपना कुछ उसके चारों तरफ हाथ फेरा और मुट्ठी बांधी, बोले देखो ये निकाल के मैं इसको भेज रहा हूँ। निकल गया ये। उसको खड़ा किया, पूछा ठीक हो? उसने कहा हाँ साहब, मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। लेकिन ये कभी नहीं दिखाया कि उनके यहाँ से जो लोग ठीक होके गए, बाद में उनका क्या हश्र हुआ। अभी मैं 2-1 चैनल में देख रहा था, वो तो कैंसर को भी भूत प्रेत की बाधा बताते हैं और कहते हैं डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ये फलाने प्रेत का काम था, उसको निकाल के बाहर कर दिया है, डॉक्टर के पास मत जाना, ये कैंसर ठीक हो जाएगा। ये कभी नहीं बताया गया कि साहब इसका फलां का मैंने कैंसर ठीक कर दिया, पेट ठीक कर दिया, दिमाग ठीक कर दिया, अब उसका क्या हाल है। उनके इलाज के बाद उसका वो सब कुछ ठीक हो गया जो तकलीफ लेकर आया था, फिर वो जस का तस है। ये कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी इतनी स्ट्रांग है। वीडियो चलेंगे साहब, फला वहाँ पर आए, फला बीमारी थी उनको, उसमें 5 प्रेत मिले, उसमें 100 पिशाचिनी मिली, उनको बाबा ने दूर कर दिया, आप बिल्कुल ठीक हैं। दरबार सरकार के वीडियोस आप जरूर देखिए, बहुत बड़ी संख्या में पिछले 1 साल से ये यूट्यूब पर आ रहे हैं, देखने वाले भी बहुत हैं। अब तो वो समय आ गया, जब ये लाइव दिखाना शुरू कर दिए तो वो समय आ गया है कि सब लोग मिलके इस तरह के जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है उसको रोकें, उसका विरोध करें। इसे बंद होना चाहिए। यूट्यूब में लोग भ्रमित होते हैं, बच्चे डरते हैं इससे, जो देखेगा वही डरेगा। हर किसी को स्वास्थ्य संबंधी कुछ न कुछ समस्याएं होंगी, उसे लगेगा कि बस ये भूत भूत की वजह से है। अगर आपको थकान भी हो रही है तब भी सोचेंगे प्रेत लग गया है, थकान वाला, ऐसा वो बताते हैं। लेकिन है इंटरनेट पर अपलोड हो रहा है, बहुत ढेर सारे चैनल्स दिखा रहे हैं इसको यूट्यूब पर, और अंधविश्वास पहले से ज्यादा प्रगाढ़ होता जा रहा है। किस्सा कोई परिवार के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि कृपा करके इस चक्कर में ना आए। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल भ्रम है। आपको डरा के, धमका के आपके दिमाग को भ्रमित कर देते हैं, इतना भ्रमित कर देते हैं कि जो वो बोल रहे हैं आप उसी दिशा में सोचेंगे, उनकी बातें सब 100% सही लगेंगी। आपको लूट कर कंगाल कर देंगे और सड़कों पर छोड़ देंगे, आप कहीं के नहीं रहेंगे। मत पड़िए इन चक्करों में। कोई ऐसा इलाज, कोई ऐसा मर्ज नहीं है जिसका इलाज मेडिकल साइंस में संभव नहीं है। ह्यूमन बॉडी से संबंधित कोई भी समस्या है वो उसका इलाज होगा। डॉक्टर से संपर्क करें, स्पेशलिस्ट डॉक्टर से संपर्क करें, वो इलाज कर देंगे। बहुत से लोग इस इलाज से ठीक भी हुए हैं। दूसरा, इससे डरने की इसलिए भी जरूरत नहीं है कि मैंने अपने इतने लंबे करियर में सैकड़ों ये ओझा, सोखा, गंडा ताबीज वाले, तांत्रिक, भूत प्रेत उतारने वाले, इन लोगों के खिलाफ FIR भी कराई है और उनकी गिरफ्तारी भी कराई है। लेकिन आज तक न तो FIR करने वालों का कुछ बिगड़ा, न गिरफ्तार करने वालों का कुछ बिगड़ा, न गिरफ्तार करवाने वालों का कुछ बिगड़ा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। समाज को राहत जरूर मिली। बहुत ढेर सारे ऐसे एपिसोड्स मैंने बताए हैं जिनमें ऐसे लोग गिरफ्तार हुए, जेल भेजे गए। शाहजहांपुर के एक मामले में तो वो आज भी जेल में है। तो इसलिए इनसे डरने की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ एपिसोड्स में क्राइम की घटना में जहां कहीं जिन्नात का, भूत का, प्रेत का जिक्र आया होगा, उसका मैंने जिक्र किया, लेकिन उस पर बड़ी तल्ख टिप्पणियां की लोगों ने। परिवार के लोग भी थे, किस्सा गोई परिवार के कुछ ऐसे लोग भी थे जो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है लेकिन सुनते हैं। मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध करता हूं कि मत करिए यकीन। और आज जो मैं ये बता रहा हूं, हो सकता है फिर आपके मन में उसी तरह की बात उठे। आप मेल करके मुझे बताइए, अवगत कराइए। मैं भी चाहूंगा कि आपकी बात को परिवार के सामने रखा जाए कि आप क्या सोचते हैं इस सिलसिले में। हमें मेल करिए, मेरा मेल ID आपके पास है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, rajeshpande61@gmail.com। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।